नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स 4 मई 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। देखिए हर साल मई 3 को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व करता है। किसके लिए? टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड रिमेन गवर्नमेंट्स टू रेस्पेक्ट द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एक तो दोस्तों प्रेस का इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में लोगों को समझाना और सारे गवर्नमेंट्स को ये रिमेन करना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रेस्पेक्ट करना कितनी ज़रूरी है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन दिसंबर 1993 एंड दिस डे ऑल्सो पेज ट्रिब्यूट टू जर्नलिस्ट हु लॉस्ट देयर लाइफ्स। जितने जर्नलिस्ट अपने जान गंवाया है अपने प्रोफेशन में, तो उनको याद करने का एक दिन भी है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। यूएनजीए दिसंबर 1993 में proclaimed this day after a recommendation adopted at the 26th session of UNESCO's General Conference in 1991। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का 26th सेशन में उन्होंने रेकमेंड किया था कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व करना चाहिए। इसलिए दिसंबर 1993 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इस दिन को आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे डिक्लेयर किया था। The Windhoek Declaration was adopted on this day as well. It is a statement of press freedom principles by African newspaper journalists in 1991। तो ध्यान दीजिएगा विनलोक डिक्लेरेशन के बारे में। ये बेसिकली अफ्रीकन न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट का एक स्टेटमेंट है अबाउट प्रेस फ्रीडम प्रिंसिपल्स। ये 1991 में डिक्लेयर किया था। इस साल का थीम है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से द थीम विल फोकस ऑन द सेवरल वेज इन विच जर्नलिज्म इज एंडेंजर्ड बाय सर्वेलेंस। आजकल दोस्तों आपको पता है ये इंटरनेशनल लेवल पर जर्नलिस्ट के ऊपर सर्वेलेंस होता है। इधर इसराइल मेड स्पाईवेयर पेगासस स्पाईवेयर की बात हो रही है, तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ में ये बवाल मचाया था। आज भी न्यूज़ आते हैं कि एक एक कंट्री में जर्नलिस्ट के ऊपर या फिर पॉलिटिशियंस के ऊपर सेलिब्रिटीज़ के ऊपर सर्वेलेंस हुआ करके, और आजकल जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक्स होते हैं। तो ये सब का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा दोस्तों? पब्लिक का जो ट्रस्ट है ना जर्नलिज्म के ऊपर या फिर प्रेस के ऊपर, ये उड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला है फर्स्ट इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल। देखिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड पहला इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल डेवलप करेंगे एज पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट्स टू अचीव ग्रीन शिपिंग। सबसे पहले कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये केरला में कोचिन में लोकेटेड है। अब देखिए रिसेंटली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड अपना 50th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किया था, मतलब गोल्डन जुबली सेलिब्रेट किया था। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड पहला इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल डेवलप करेंगे। इसका मतलब क्या है? देखिए मैक्सिमम शिप्स में कौन सा फ्यूल यूज होता है? डीजल यूज होता है। डीजल जनरेटर से शिप चलता है। डीजल एक फॉसिल फ्यूल है, डीजल जलाने से कार्बन एमिशंस होता है, ये बात आपको पता है। वैसे दोस्तों देखा जाएगा तो इंटरनेशनल शिपिंग से दुनिया में जितना CO2 एमिशंस होता है ना उसका 2% होता है। ये 2020 का डाटा है। इसलिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने एक टारगेट रखा है रिडक्शन इन कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग बाई एटलीस्ट 40% बाई 2030 एंड 70% बाई 2050। तो 2030 तक 40% कम करना है कार्बन एमिशंस इंटरनेशनल शिपिंग रूट से एंड 70% कम करना है 2050 तक। तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें फॉसिल फ्यूल का यूसेज कम करना होगा। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है डीजल को हटाओ, दूसरे कोई ऑल्टरनेट फ्यूल लेके आ जाओ। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल डेवलप करने वाला है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल मतलब इसमें हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज करेंगे। वैसे आपको पता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल से कार्बन एमिशंस बिल्कुल नहीं होता है। तो ये हमारा एक ग्रीन शिपिंग का टारगेट है, इसका पार्ट है। ग्रीन शिपिंग मतलब क्या होता है? ऐसा शिपिंग जिससे कार्बन एमिशंस ना हो, है कि नहीं? नाउ यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल ये अनाउंस किया रिसेंटली कि कोचिन शिपयार्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। नाउ द हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स कैन बी यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। Fuel cells operating on hydrogen are an efficient, environment friendly, direct current power source already applied to heavy duty bus। देखिए आजकल heavy duty बस में, ट्रक में, ट्रेन्स में हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज होता है। मरीन एप्लीकेशंस में भी हाइड्रोजन फ्यूल को यूज करने का डेवलपमेंट आजकल चल रहा है। इसी का पार्ट है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल प्रिपेयर कर रहे हैं। अब देखिए इससे दो फायदा है दोस्तों। एक तो कार्बन एमिशंस नहीं होगा, दूसरा ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। जितना डीजल से खर्चा होता है ना उतना नहीं होता हाइड्रोजन से। ठीक है। वैसे ही आजकल क्रूड ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ते हुए जा रहा है, तो डीजल के ऊपर डिपेंडेंट रहना आगे के लिए सस्टेनेबल नहीं होगा। और एक बात ये बताना था दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? देखिए हाइड्रोजन को जिस मेथड से आप प्रोड्यूस करते हो
उसे अलग अलग नाम दिया हुआ है। जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन मतलब वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से बनता है। आपको पता है वाटर में क्या है, H2O है, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो इसे स्प्लिट करने से हाइड्रोजन बन सकता है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है ना, उसे ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। अगर आप फोसिल फ्यूल से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करोगे उसे ग्रे हाइड्रोजन बोलेंगे। तो ऐसा अलग अलग कलर कोड दिया हुआ है हाइड्रोजन को इसके प्रोडक्शन से रिलेटेड। अगला है मिशन सागर 9। सबसे पहले सागर का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है। इंडियन ओशन रीजन में जितने लिटोरल कंट्रीज है, मतलब इंडियन ओशन के साथ जितने कंट्रीज अपना मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है, उनके बीच में एंगेजमेंट को जारी रखना, कोऑपरेशन को जारी रखना, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक दूसरे को हेल्प करना, अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो दूसरे कंट्रीज उनको हेल्प करना, तो ये सब इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। नाउ मिशन सागर का 9th एडिशन अभी चल रहा है। तो इसमें इंडियन नेवी का INS गरियाल कोलंबो पहुंच गया है एंड 760 किलोस ऑफ 107 टाइप्स ऑफ क्रिटिकल लाइफ सेविंग मेडिसिन श्रीलंका को हैंड ओवर किया है। देखिए श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में मालूम है, ऑलरेडी इंडिया कई सारे हेल्प किया है श्रीलंका को। इवन आज के डेली न्यूज़ में भी एक न्यूज़ है, इंडिया एडिशनल 200 मिलियन प्रोवाइड किया करके। इससे पहले भी काफ़ी सारे पैसे ऑलरेडी श्रीलंका को इंडिया दे चुका है। तो अब इंडियन नेवी का INS गरियाल शिप से कई सारे क्रिटिकल लाइफ सेविंग मेडिसिन पहुंचाया है श्रीलंका में। वैसे INS गरियाल के बारे में बताऊं तो INS गरियाल एक लैंडिंग शिप टैंक है, मतलब इसमें काफ़ी सारे कार्गो आप कैरी कर सकते हो। इसमें इवन मिलिट्री का जो टैंक्स वगैरह है ना दोस्तों, ये भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये शिप का जो नीचे वाला पोर्शन है ये आप ओपन कर सकते हो, इस तरह ओपन कर सकते हो, मतलब सीधा सीधा आप बीच में इसको लैंड कर सकते हैं। और बीच में लैंड करते ही शिप का जो नीचे डेक में जितने गाड़ियां वगैरह स्टोर्ड है ये बीच में डायरेक्टली ड्राइव करके निकाल सकते हैं। मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूं लैंडिंग शिप टैंक का। ये देखिए, ये होता है लैंडिंग शिप टैंक। ये इस तरह बीच में आप डायरेक्टली लैंड कर सकते हो और ये जो रैंप है ये खुल जाएगा। तो ये जो नीचे वाला डेक में जितने गाड़ियां वगैरह स्टोर्ड है ये डायरेक्टली बीच में ड्राइव करके आप निकाल सकते हो। तो इस तरह कई सारे लैंडिंग शिप टैंक है इंडियन नेवी के पास, INS गरियाल, INS केसरी, INS ऐरावत, INS मगर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे मिशन सागर मई 10, 2020 को इंडिया लॉन्च किया था। मिशन सागर इज इंडिया इनिशिएटिव टू डिलीवर कोविड-19 रिलेटेड असिस्टेंस। तो बेसिकली कोविड-19 रिलेटेड असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए मिशन सागर को इंडिया लॉन्च किया था। पर केवल कोविड-19 रिलेटेड असिस्टेंस नहीं, और भी कई सारे मदद के लिए मिशन सागर यूज करते हैं। Now, Mission Sagar is in line with India's role as first responder in the region and builds on the excellent relations existing between these countries to battle the COVID-19 pandemic. देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा इंडियन ओशन रीजन में इंडिया वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्री है। एज ए बिग ब्रदर इंडिया अपना रोल निभाते हैं। तो इंडिया का एक ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट रिस्पॉन्डर करके, मतलब उस रीजन में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो सबसे पहला इंडिया रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मिशन सागर इसी लाइन पर आता है, ठीक है। अगला है मियान का बादा रेलवे स्टेशन रीनेम्ड। राजस्थान का बारमर डिस्ट्रिक्ट में मियान का बादा रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया। वैसे 2018 में मियान का बादा विलेज का नाम चेंज करके महेश नगर किया गया था, पर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज नहीं किया था। वैसे दोस्तों रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करने का प्रोसीजर क्या है? देखिए, वैसे रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर आता है, फिर भी रेलवे स्टेशन का नाम डिसाइड करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट एक प्रपोजल भेजता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसका अप्रूवल देता है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को भी इन्फॉर्म करता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है हिसाब से स्टेशन कोड वगैरह नया लगा देते हैं। एक चीज़ इंश्योर करना है दोस्तों, एक ही नाम पर 2 रेलवे स्टेशन नहीं होना चाहिए, बस वही है, ठीक है। इससे पहले मतलब रिसेंटली कई सारे रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया। फॉर एग्जाम्पल हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया था। ये न्यूज़ मैंने एक अलग वीडियो में कवर भी किया था, रानी कमलापति के बारे में बताया भी था। मुगल सराय जंक्शन का नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन है। मंदुआदी रेलवे स्टेशन अब बनारस रेलवे स्टेशन है। रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन अब सोनभद्रा रेलवे स्टेशन है। इलाहाबाद जंक्शन प्रयागराज जंक्शन है। फैजाबाद जंक्शन अयोध्या कंटोनमेंट है। पंकी रेलवे स्टेशन पंकी धाम रेलवे स्टेशन है। दंडुपुर रेलवे स्टेशन माँ बराही देवी धाम रेलवे स्टेशन है। अगला है संगीता सिंह। संगीता सिंह एक सीनियर IRS IT ऑफिसर है। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया CBDT चेयरपर्सन का। इससे पहले JB मोहपात्रा साहब थे। मोहपात्रा साहब अप्रैल 30 को रिटायर किया। इसके यूनियन फिनेंस मिनिस्ट्री एक ऑर्डर इश्यू किया और संगीता सिंह जो एक 1986 बैच ऑफिसर है इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफ द इनकम टैक्स कैडर का, इनको अपॉइंट किया एज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। संगीता सिंह करेंटली मेंबर
ऑफ द इनकम टैक्स एंड रेवेन्यू है, एंड शी इज ऑल्सो होल्डिंग द एडिशनल चार्ज ऑफ मेंबर टैक्स पेयर सर्विसेज इन सीबीडीटी ऑल्सो। तो इसके अलावा अब चेयरपर्सन का भी चार्ज दिया है संगीता सिंह को। वैसे सीबीडीटी को हेड करते हैं चेयरमैन और 6 मेंबर्स भी रहते हैं हु आर इन द रैंक ऑफ स्पेशल सेक्रेटरी। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी आप बोल सकते हो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और एक होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसमें जीएसटी वगैरह आता है। फाइनल न्यूज, केन्स फिल्म फेस्टिवल। सबसे पहले केन्स फिल्म फेस्टिवल के बारे में। केन्स फिल्म फेस्टिवल एक एनुअल फिल्म फेस्टिवल है जो केन्स फ्रांस में कंडक्ट होता है, विच प्रीव्यूज न्यू फिल्म्स ऑफ ऑल जॉनर इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्रीज फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो दुनिया भर में से नए फिल्म का स्क्रीनिंग होता है, नए डॉक्यूमेंट्रीज का स्क्रीनिंग होता है केन्स फिल्म फेस्टिवल में। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आप बोल सकते हो केन्स फिल्म फेस्टिवल। मतलब केन्स फिल्म फेस्टिवल में एक मूवी को स्क्रीन करना मतलब एक टाइप का आदर है। आप देखिए, इसे 2003 तक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोलते थे। केन्स फिल्म फेस्टिवल में 2 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए जाते हैं, एक है पाल्मे डोर, दूसरा है ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, और ये फाउंड हुआ था 20 सितंबर 1946 को। तो दोस्तों, इस साल की केन्स फिल्म फेस्टिवल की एक स्पेशलिटी है, पहली बार ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर वाला एक पुरस्कार दिया जाएगा, और इस साल ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर के लिए सेलेक्ट किया है इंडिया को। ठीक है, और एक कोइंसिडेंस भी है दोस्तों, इंडिया इस साल 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव, ये बात आपको पता है। केन्स फिल्म फेस्टिवल का भी 75th एनिवर्सरी इस साल होगा, और केन्स फिल्म फेस्टिवल में सत्यजीत रे का 1970 मूवी प्रतिद्वंदी का स्क्रीनिंग भी होगा। वैसे प्रतिद्वंदी के बारे में आपको मैं बोल देता हूँ, रीजनली नेशनल फिल्म आर्काइव्स ने इस मूवी को रिस्टोर किया था, एंड केन्स फिल्म फेस्टिवल में क्लासिक सेक्शन में इस मूवी का स्क्रीनिंग होगा। प्रतिद्वंदी बेसिकली इट वॉज बेस्ड ऑन ए स्टोरी ऑफ बंगाली ऑथर सुनील गंगोपाध्याय। इन्हें 3 इंडियन नेशनल अवार्ड्स भी मिला था, इंक्लूडिंग नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्शन इन 1971। तो सत्यजीत रे को बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड भी मिला था, बेसिकली नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था प्रतिद्वंदी से। तो दोस्तों, दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।